हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। तो हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान, भाग 6। आज हम करेंगे हाई कोर्ट से रिलेटेड जो बाकी के आर्टिकल्स बच गए थे, आज हम कंप्लीट कर लेंगे हाई कोर्ट। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम राज्य भाग 6 भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम करेंगे 225 से लेकर 232 तक। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आर्टिकल 225। देखिए 225 जो है वो बात करता है जितने भी हाई कोर्ट्स अभी विद्यमान है। अभी कितने विद्यमान है हमारे देश में? है वो है 25। ठीक है। तो ये बात करता है कि जो अधिकार क्षेत्र है उच्च न्यायालयों का, वो क्या है, वो किस तरह से कार्य करेंगे, उनका अधिकार क्षेत्र विस्तारित कैसे है, और अगर किसी विषय में उनको कोई अधिकार क्षेत्र किसी कानून के अंतर्गत नहीं मिला है तो उस स्थिति में वो कैसे बिहेव करेंगे। ठीक है। तो उस बारे में आर्टिकल 225 बात करता है। तो अभी हमारे पास हाई कोर्ट की संख्या है 25। तो जो संविधान हमारा लागू हुआ वो हुआ था 26 जनवरी 1950। तो इससे पहले भी बहुत सारे हाई कोर्ट्स जो थे वो अस्तित्व में थे। ठीक है। तो वो उनका अधिकार क्षेत्र मेंशन ऑलरेडी था। ठीक है। फिर उसके बाद आया संविधान। तो संविधान में बहुत सारे कानून आए, बहुत सारे अधिकार क्षेत्र का जिक्र हुआ कि कब किस स्थिति में हाई कोर्ट बिहेव कैसे करेंगे। ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र थे जहां पर संविधान में कोई सुविधा या संविधान में कोई मेंशन नहीं हुआ हाई कोर्ट के विषय में, उनके अधिकार क्षेत्र में। तो ऐसी स्थिति जब आ जाए आगे भविष्य में, तो हाई कोर्ट कैसे बिहेव करेंगे। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आर्टिकल 225 जोड़ा गया संविधान में कि अगर अधिकार क्षेत्र के विषय में हाई कोर्ट को संविधान कोई शक्ति नहीं दे रहा है, तो संविधान के लागू होने से पूर्व जो स्थिति थी, पूर्व जो अधिकार हाई कोर्ट को प्राप्त थे, वो यथावत रहेंगे, यानी कि जैसे के तैसे रहेंगे, जैसे के वैसे रहेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर विधानमंडल ने कोई कानून बना दिया है तो ठीक है। अदरवाइज आर्टिकल 225 अधिकार देता है हाई कोर्ट को कि जो यथावत स्थिति थी संविधान के लागू होने से पहले, वही रहेगी जारी। ठीक है। तो ये बात करता है आर्टिकल 225। अब बात करते हैं आर्टिकल 226। 226 जो है, आपको याद आ ही गया होगा जब हमने आर्टिकल 32 पढ़ा था। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 प्रोवाइड करता है। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से आर्टिकल 226 हमारे हाई कोर्ट्स को यह अधिकार देता है कि वो रिट जारी कर सकते हैं अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार या उसके अन्य अधिकारों का भी हनन हुआ हो तो। ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक डिफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट के और उच्च न्यायालय के अधिकारों के बीच, वो है अन्य अधिकार। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र है आर्टिकल 32 के अंतर्गत वो सीमित है, क्योंकि वो सिर्फ बात करता है आर्टिकल 32 में रिट जारी करने की ओनली फॉर मौलिक अधिकार। ठीक है, ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स। जबकि आर्टिकल 226 उच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वो रिट जारी कर सकते हैं ना केवल मौलिक अधिकारों के हनन पर, बल्कि अगर किसी व्यक्ति के या किसी नागरिक के अन्य अधिकार का भी हनन हुआ हो तो। ठीक है। समझ आ गया बेसिक डिफरेंस? तो यही डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो उच्च न्यायालय के पास आर्टिकल 226 के अंतर्गत ज्यादा शक्ति है। ठीक है। जो रिट्स है हमारी वो 5 है, ये आपको पता ही है। रिट जर्मनी से हमने अडोप्ट किया था। ठीक है। तो संविधान ने या संविधान वेताओं ने जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से ये अडॉप्ट किया था। 5 तरह की रिट्स है हमारे यहाँ पे: हैबस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोविशन, को वारंटो और सेटियोररी। अब इनको याद अगर आप ऐसे ही कर लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ट्रांसलेशन में कई बार बहुत पता नहीं कौन कौन से वर्ड्स यूज कर देते हैं हिंदी ट्रांसलेशन में कि हमें समझ नहीं आता कि किस रिट की बात हो रही है ना। तो आप अगर इनको याद करोगे तो आपको दूसरा कोई वर्ड याद करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। अच्छा, फिर इसका मीनिंग और कौन सी रिट किस संदर्भ में है उसको याद करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी, तो आपको हमेशा याद रहेगा। देखिए हैबेस कॉर्पस तो सबको पता है, कॉर्पस का मतलब ही बॉडी है। कॉर्पस क्या होती है? बॉडी। बॉडी का मतलब टू प्रोड्यूस द बॉडी। हैबेस कॉर्पस यानी टू प्रोड्यूस द बॉडी, यानी शरीर को हमारे समक्ष पेश करो। ये न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। न्यायालय किसी भी व्यक्ति को, संस्था को या किसी सरकारी या गैर सरकारी किसी भी पार्टी को बोल सकते हैं कि वो अगर कोई व्यक्ति लापता है या व्यक्ति
कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में, या पता ही नहीं है कि कहाँ पर है, तो न्यायालय उसको ऑर्डर कर सकते हैं कि भाई बॉडी को प्रोड्यूस कीजिए। ठीक है, तो न्यायालय ये ऑर्डर पास करता है। ठीक है, किसके लिए? ये तो देखिए वैसे तो सारे न्यायालय ही पास करते हैं ना, बट टू प्रोड्यूस द बॉडी वो स्पेसिफिक संस्था जिसके ऊपर सस्पेक्शन है यानी कि संदेह है, उसको ऑर्डर करता है न्यायालय। ठीक है, कि न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए उस व्यक्ति को। ठीक है, उसके बाद है मैंडेमस। देखिए, मैंडेमस का मतलब होता है कि परम आदेश, परमादेश। ठीक है, अब इसको हिंदी वर्ड भी इसका याद रख सकते हो, यहाँ बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष रूप से बंदी को पेश किया जाए। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिकली वैसे तो ये बात हो रही है कि जो पुलिस कस्टडी में जो बंदे रहते हैं उनको प्रत्यक्ष रूप में उनके न्यायालय के सामने पेश किया जाए अगर 24 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया लेकिन उन्होंने पेश नहीं किया है, उनकी कस्टडी में किसी ने शिकायत की है कि इनकी कस्टडी में इलीगली इन्होंने रखा हुआ है, उस संदर्भ में तो ज्यादा होता है। लेकिन अगर कोई लापता भी है तो भी ये पुलिस का काम होता है कि उसको प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, परमादेश का मतलब है परम, मतलब बड़ा आदेश दिया गया है सार्वजनिक अधिकारी को कि वो अपना कर्तव्य पूरा करे। ठीक है, अगर कोई ऐसा काम है जो सार्वजनिक अधिकारी को यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, वही सार्वजनिक कौन होंगे? पब्लिक ऑफिसर्स। तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वही है ना, तो उनको आदेश दिया जाता है, परम आदेश दिया जाता है कि आप अपने कर्तव्यों को पूरा कीजिए। अगर वो अपना कर्तव्य या अपना काम जो है उनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ज्यादातर जब पिटिशनर्स होते हैं, जब उनके कार्य नहीं किए जाते हैं किसी सार्वजनिक ऑफिसर के द्वारा, या वहाँ का जो ऑफिस है वो अच्छे से कंडक्ट नहीं करता है काम को, तो उसके हेड को ये आदेश देते हैं न्यायालय कि वो अपना काम, अपना कर्तव्य पूरा करें। ठीक है, अब ये पता चल गया। अब है प्रोबिशन। प्रोबिशन का मतलब ही क्या होता है? रोकना, है ना, तो प्रतिषेध। अब आपको याद होना चाहिए, प्रोबिट करना यानी कि रोकना, रोकना। देखो, तो अधीनस्थ न्यायालय को रोकते हैं कौन? उच्च न्यायालय। ठीक है, तो यहाँ पर उच्च न्यायालय, जो अधीनस्थ न्यायालय सारे हो जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है तो उसके नीचे हाई कोर्ट्स आ जाएगा अधीनस्थ। ठीक है, अगर उच्च न्यायालय ने पास किया है ये रिट या जारी किया है ये रिट, तो उसके अधीन जितने भी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स वगैरह होते हैं, लोक अदालतें होती हैं, उस तरह के यानी कि उससे नीचे वाले सारे न्यायालय को वो रोक सकते हैं किसी भी जजमेंट को पास करने से। ठीक है, रोकना, यहाँ पे है रोकना, यानी अभी जजमेंट पास हुआ नहीं है। प्रो मतलब पहले, पी से आप याद रख सकते हो, प से प्रतिषेध में भी प आता है और प्रोबिशन में भी, कि अभी फैसला हुआ नहीं है, यानी उससे पहले ही रोक लेना अधीनस्थ न्यायालय को। ठीक है, उसके बाद बात आती है को वारंटो, यानी कि अधिकार पृच्छा। ठीक है, अधिकार पृच्छा यानी कि किस अधिकार से? अधिकार पृच्छा का मतलब पूछना। ठीक है, वारंट का मतलब ही क्या होता है? पूछना, पूछताछ। ठीक है, तो को वारंट मतलब किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हो या किस अधिकार से आप इस पद को धारण किए हुए हो। तो अगर कोई गलत तरीके से सार्वजनिक पद को हथिया लेता है या उसको मिल जाता है, तो उस स्थिति में उस सार्वजनिक अधिकारी से ये क्वेश्चन पूछता है न्यायालय, अगर किसी ने पिटीशन डाली है तो, कि भाई आप किस अधिकार से इस पद पर हैं। ठीक है, तो सार्वजनिक अधिकारी को उसका जवाब देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है सेट्यूरी, यानी चल रहे मामले को रद्द करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रोविजन और सेट्यूररी सेम सेम है, यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालय के बारे में है ये दोनों। ठीक है, ये है अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, तो अधीनस्थ न्यायालय को उच्च न्यायालय ये क्वेश्चन मार्क करता है या ये आदेश देता है यहाँ पर रोकने के लिए कोई जजमेंट, और यहाँ पर कोई जो जजमेंट है उसको रद्द करना। ठीक है, कोई मामला है और उसके बारे में जजमेंट ऑलरेडी दे दिया गया है, और या फिर जजमेंट बिल्कुल कुछ एरियाज में दे दिया गया है उस स्पेसिफिक केस में, तो ऐसी स्थिति में उनको रोकना पड़ता है, तो सेट्यूरी रिट जारी करता है उच्च न्यायालय। ठीक है, समझ आ गया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 227 की। आर्टिकल 227 अधीक्षण की शक्ति प्रदान करता है उच्च न्यायालयों को। ठीक है, ये सारे क्योंकि उच्च न्यायालय से रिलेटेड आर्टिकल है तो ध्यान रखना है, ये उच्च न्यायालय को अधीक्षण की शक्ति देता है। अधीक्षण का मतलब होता है पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशन या विजिलेंस। ठीक है, तो विजिलेंट होते हैं उच्च न्यायालय, जितने भी उनके अंतर्गत अधीन जो न्यायालय यानी अधीनस्थ न्यायालय जितने भी है। ठीक है, तो अधीनस्थ न्यायालयों पर पर्यवेक्षण कर सकते हैं उच्च न्यायालय, प्रशासनिक तौर पर भी और न्यायिक तौर पर भी। ये जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि न्यायिक अनुशासन बनाए रखने के लिए, यानी कोई ना कोई हायरार्की होनी चाहिए, तभी नीचे का जो ऑफिस है वो, अगर अपर ऑफिस उसके ऊपर निगरानी नहीं रखेगा तो वो जवाबदेह नहीं बनता।
ठीक है। तो जब कोई जवाबदेही नहीं होगी तो वो अपनी मनमानी करते हैं, तो अनुशासन बिगड़ता है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए जो ये अधिकार दिया हुआ है आर्टिकल 227 के अंतर्गत, अधीक्षण की शक्ति हाई कोर्ट को दी हुई है, जिससे कि प्रशासनिक और न्यायिक पर्यवेक्षण संभव हो सके। ठीक है। यानी कि कार्य क्षेत्र की एक तरह से सीमाएं निर्धारित कर दी गई है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद भी है कि अधीनस्थ न्यायालयों पर, तो सभी न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का पर्यवेक्षण या अधीक्षण की शक्ति है, पर जो सशस्त्र बल से संबंधित न्यायालय है, ठीक है, जहाँ पे कोर्ट मार्शल वगैरह होते हैं, है ना, सशस्त्र यानी कि जो सेना के न्यायालय है, सेना न्यायालय है या न्यायाधिकरण है, ठीक है, उन पर लागू नहीं होगा, उन पर उन्हीं के रूल्स लागू होंगे। ठीक है। उनके रूल्स अलग होंगे, तो उनके ऊपर अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत ये नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब है आर्टिकल 228। आर्टिकल 228 बात करता है कि कोई जो मामला है, कोई चल रहा है किसी स्पेसिफिक कोर्ट में, तो उच्च न्यायालय को ये अधिकार है कि वो उस मामले को ट्रांसफर कर सकता है किसी और न्यायालय में। ठीक है। तो यहाँ पर संविधान की व्याख्या महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर किसी न्यायालय के अंतर्गत कोई ऐसा मामला आ गया है जहां पर कि विधि का या विधि की व्याख्या का क्षेत्र जुड़ गया है, ठीक है, तो विधि की व्याख्या से रिलेटेड कोई केस आ गया है, तो ऐसी स्थिति में उसको ट्रांसफर करने का जो अधिकार है उस मामले को, वो अपने पास बुला सकता है उच्च न्यायालय उस स्पेसिफिक केस को। ठीक है। यानी अधीनस्थ न्यायालय पर प्रभावी नियंत्रण है। ठीक है। तो अपनी मर्जी से कोई अधीनस्थ न्यायालय किसी भी संविधान की व्याख्या या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन से संदर्भित व्याख्या नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उच्च न्यायालय ऐसे मामलों को अपने पास ट्रांसफर करा लेते हैं, जिससे कि न्यायिक एकरूपता बनी रहे। ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि ऐसे तो सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट्स या अधीनस्थ न्यायालय अपने अपनी व्याख्याएं संविधान की करना शुरू कर देंगे, तो फिर ये न्यायिक एकरूपता पर एक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो पता कैसे चलेगा कि एग्जैक्ट सिचुएशन या एग्जैक्ट जो व्याख्या है संविधान की उस मामले से रिलेटेड वो है क्या, वो मानी क्या जाए। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए ये उच्च न्यायालय को शक्ति दी गई है आर्टिकल 228 के द्वारा कि वो अपने पास ट्रांसफर करके उसकी व्याख्या कर सके। ठीक है। अब है आर्टिकल 229। आर्टिकल 229 बात करता है, हाई कोर्ट को शक्ति देता है कि वो अधिकारियों को, सेवकों को और प्रशासनिक कार्य करने के लिए जितने भी खर्चे हैं उन से संबंधित उनको अधिकार है हाई कोर्ट्स को आर्टिकल 229 के अंतर्गत। यानी कि अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति कर सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट। ठीक है। और सेवा शर्तें, वेतन भत्ते, पेंशन, छुट्टी, ये सब कुछ का निर्धारण करने के लिए चीफ जस्टिस को अधिकार देता है आर्टिकल 229। ठीक है। इससे क्या होगा, प्रशासनिक स्वायत्ता बनी रहेगी, न्यायिक स्वतंत्रता, यानी कि जो हमारे जो कोर्ट्स हैं वो कार्यपालिका पर डिपेंड नहीं है। ठीक है। कि कार्यपालिका उनके लिए सेवा शर्तें करे, सेवा शर्तें, वेतन भत्ते, अगर वो सब ये करेंगे तो एक तरह से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा हमारी न्याय व्यवस्था के साथ, है ना। तो हमारी न्याय व्यवस्था स्वतंत्र नहीं रहेगी, और स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा जो एक तरह से फोर्स लगता है वो है पैसा, धन, है ना। अगर धन के लिए अगर कार्यपालिका पर डिपेंड हो जाती है कोर्ट्स, तो क्या होगा, न्यायिक स्वतंत्रता छिन जाएगी, है ना। घरों में ऐसे ही होता है ना, जब आप किसी के ऊपर पैसे के लिए डिपेंड होते हैं, मम्मी पापा के ऊपर, अगर आप बालिग हो गए हैं, 25 साल के हैं, तो जो पेरेंट्स बोलेंगे आपको वो करना ही पड़ेगा, वो सही गलत वो एक अलग इशू है। ठीक है। यानी कि आप डिपेंड हो गए, या जो पत्नियां हैं वो अपने पति पर डिपेंड क्यों होती है, क्यों मानती है, क्योंकि फाइनेंस करते हैं वो उनको। ठीक है। तो इसीलिए जो अगर फाइनेंशियली अगर आप किसी पर डिपेंड हो, इट मीन्स आपकी सारी स्वतंत्रता उस इंसान के पास संभवतः जा सकती है। ठीक है। सभी केसेस में नहीं जाती, पर संभवतः या संभावना अधिक रहती है। ठीक है। तो प्रशासनिक स्वायत्ता यानी न्यायिक स्वतंत्रता के लिए आर्टिकल 229 शक्ति देता है हाई कोर्ट्स को कि वो अपने व्यय का भार संचित निधि से निकाल सके, या निकासी संचित निधि से होती है, जो भी राज्य की संचित निधि है वहां पर भारित होता है हाई कोर्ट का खर्च, और हाई कोर्ट के खर्च से संबंधित आर्टिकल 229 शक्ति देता है चीफ जस्टिस को कि वो अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति कर सके अपने हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, जो हाई कोर्ट्स की जरूरतें हैं उनके हिसाब से ही उनके भत्ते, पेंशन और छुट्टी का निर्धारण भी चीफ जस्टिस के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 230 की। आर्टिकल 230 शक्ति देता है, संसद को देता है, यहाँ पर ध्यान रखना है, उच्च न्यायालय के बारे में संसद को शक्ति है। ठीक है। क्या, कानून द्वारा, यानी कि संसद जो है वो कानून बना सकती है जो यूटी क्षेत्र प्रोवाइड करते हैं किसी, कई हाई कोर्ट है ना, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है केरल हाई कोर्ट। ठीक है। तो केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है लक्षद्वीप, जो कि एक यूटी है, उसको समाप्त कर सकती है। ठीक है। यानी कि उसके अधिकार क्षेत्र से लक्षद्वीप को हटाकर किसी अन्य, जैसे कि मद्रास हाई कोर्ट के साथ संलग्न कर सकती है उसके कार्य क्षेत्र को, उसके अधिकार क्षेत्र को। ठीक है। तो इसको हटाने का या उसको बढ़ाने का जो अधिकार है वो संसद
को है कानून द्वारा वो इसको हटाया बढ़ा सकती है, यानी कि किसी हाईकोर्ट के साथ किसी भी यूटी के क्षेत्र को जोड़ सकती है या वहां से हटा सकती है। ठीक है, अगर बढ़ा दिया जाए, हटा दिया जाए, तब तो राज्यपाल की जो शक्ति है वो ऑलरेडी मतलब उस यूटी से संबंधित जो राज्यपाल है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं ना यूटी के, जो गवर्नर्स या जो उसको गवर्न करते हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, कमिश्नर्स होते हैं जैसे चंडीगढ़ में, तो उनको शक्ति होती है। तो जब वो हटाई दिया जाएगा तब तो कोई शक्ति रहेगी नहीं उनको, है ना। लेकिन अगर बढ़ा दिया जाता है क्षेत्र, तो राज्यपाल के आदेशों को प्रेसिडेंट के निर्देश समझा जाने लगता है। ठीक है, तो क्योंकि यूटी है, यूटी के जो राज्यपाल होंगे तो उनके जो आदेश होंगे उससे रिलेटेड, तो वो प्रेसिडेंट के निर्देश समझा जाना यहाँ पर मेंशन किया हुआ है आर्टिकल 230 में। इसी तरह से आर्टिकल 231 भी बात करता है, यहाँ पर भी संसद को शक्ति है कि दो या दो से अधिक राज्यों या राज्य व यूटी के लिए एक हाईकोर्ट साझा करने का कानून बना सकती है संसद। ठीक है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट है, उसके अंतर्गत हरियाणा भी आता है, पंजाब भी आता है और चंडीगढ़, ये दोनों तो स्टेट्स हैं, ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट है, और चंडीगढ़ क्या है, यूटी है। ठीक है, तो यानी ये शक्ति संसद को है कि वो दो या दो से अधिक राज्यों या राज्य व यूटी के लिए, या 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं यूटी, कितना भी मतलब संसद के ऊपर होता है डिपेंड, वो कानून द्वारा चेंज कर सकती है। ठीक है, ये 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, तब से ये स्थिति थी, नहीं तो इससे पहले एक राज्य और एक हाईकोर्ट वाली सिचुएशन थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था आर्टिकल 231 का? ये इसलिए था कि लागत कम करना, जैसे कुछ छोटे छोटे स्टेट्स हैं या उसके साथ संलग्न यूटी है, ठीक है, तो उनको इतने सारे हाईकोर्ट्स की जरूरत नहीं होती ना। जैसे कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट में जाएं, तो नॉर्थ ईस्ट में छोटे छोटे स्टेट्स हैं, तो इसलिए वहाँ का सबसे पहले तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ही था, है ना, अभी तो खैर कई कोर्ट्स हो गए हैं वहाँ पर, तो उसके साथ संलग्न है कई राज्य। तो इसी तरह से यूटी है, उनको भी किसी बड़े राज्य के साथ जोड़ दिया गया है, क्योंकि वो इतना कम क्षेत्र है तो लागत कम हो जाएगी, क्योंकि एक कोर्ट को बनाने में बहुत ज्यादा लागत लगती है, उसका प्रेमाइसिस बनाना, उसके साथ फिर उसके लिए पर्टिकुलर कोर्ट के लिए अधिकारी या उसका स्टाफ निर्धारण करना। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है बनाने के पीछे, वो है कुशल प्रशासन। प्रशासन कुशल हो जाएगा ना जब ज्यादा, भाई देखो, ज्यादा काम करोगे, जहाँ पे ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर्स लोग होंगे, और तो क्या होगा, एफिशिएंसी आएगी, एफिशिएंसी आएगी यानी कि कुशल प्रशासन होगा। ठीक है, यदि यूटी तक अधिकार क्षेत्र विस्तारित हो, तब गवर्नर को तो प्रेसिडेंट की तरह माना जाएगा, और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको यूपीएससी की तरह माना जाएगा। क्योंकि देखिए, जो यूटी है ना, सीधी सी बात है, यूटी किसके अंदर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, है ना। तो जब यूटी किसके अंदर आ गई है, हाई कोर्ट, स्टेट का हाई कोर्ट है। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में यूटी का जो वो है, क्या कहते हैं उसको, इसको तवज्जो तो कम दी जाएगी फिर इस हिसाब से, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या होगा, अब हाई कोर्ट यानी कि जो स्टेट है उसको क्या मान्य किया जाएगा, वहां के जो गवर्नर है यूटी के, उसको माना जाएगा कि वो प्रेसिडेंट है। ठीक है, एसपी एससी यूपीएससी की तरह से बिहेव करेगी, और जो विधानमंडल है वो पार्लियामेंट। ठीक है, यानी कि राज्य संचित निधि, भारतीय संचित निधि। ठीक है, यानी जो गवर्नर है उसको, वो जो भी पास करेंगे, कुछ भी करेंगे यूटी के, तो एज अ प्रेसिडेंट के निर्देश माना जाएगा। ठीक है, जो एसपीएससी है यूटी से रिलेटेड, वो यूपीएससी जैसे अधिकार क्षेत्र वहन करेगी। ठीक है, जो विधानमंडल है किसका, यूटी का, वो बिहेव कर कैसा माना जाएगा, जैसे कि पार्लियामेंट बिहेव करती है। ठीक है, जो राज्य संचित निधि है वो भारतीय संचित निधि की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, अब है आर्टिकल 232। आर्टिकल 232 बात करता है कि, हालांकि करता था, ये कहना चाहिए, करता था, अब ये आर्टिकल हमारे संविधान में नहीं है, खत्म कर दिया गया है। ये मैं लेकर इसलिए आई कि जब मैं पढ़ती थी ना, तो 231 के बाद सीधा क्या शुरू होता था, 233, तो मैं सोचती यार 232 कहाँ गया। तो मैं बहुत बार मतलब, हमारे टाइम में यूट्यूब का इतना ज्यादा चलन था नहीं कि भाई, या गूगल का भी इतना वो प्रचलन नहीं था जब मैंने ग्रेजुएशन किया। तो अब क्या हुआ कि पता ही नहीं था कि हुआ क्या, ये चला कहाँ गया। तो बहुत दिनों तक ये बात मेरे दिमाग में कौंधती रही और इसका जवाब मुझे मिला नहीं अच्छे से। तो मैंने सोचा कि आपको भी ये प्रॉब्लम ना हो, या कई होते हैं मौजूदा लोग जो पढ़ते हैं बिल्कुल अप टू द मार्क, तो उनके लिए मैं लेकर आई हूँ आर्टिकल। अभी ये सस्टेन नहीं करता है, अभी ये आर्टिकल नहीं है, ये हटा दिया गया है। हालांकि इसमें था क्या, ये मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये राज्यों के बीच जो राजस्व है उससे संबंधित था, राजस्व का मतलब रेवेन्यू। ठीक है, तो ये 7वां संविधान संशोधन था 1956 में जब हुआ, तो ये हटा दिया गया। और ऐसा इसलिए किया गया कि जो बदलाव हुआ 7वां संविधान संशोधन से, इससे पहले बहुत सारे जो राज्य थे वो ए बी सी डी कैटेगरी के थे। अब ए बी सी डी कैटेगरी को हटा के एक ही कैटेगरी बना दी गई, है ना, बेसिकली तो कि राज्य
और एक हो गया यूटे। ठीक है, बस ये दो कैटेगरी बना दी गई। इसीलिए राज्यों के बीच में, यानी कि ए और बी के बीच में राजस्व कैसे होगा, बी और सी में, ए और सी में, बी और डी में, तो वो सिचुएशन यहाँ पर रही ही नहीं, क्योंकि पुनर्गठन होने की वजह से राज्यों का, अब राज्यों की परिस्थितियां ही बदल गई थी। तो ये अनावश्यक हो गया था अनुच्छेद 232, इसलिए हटा दिया गया, क्योंकि भारत का एकीकरण और पुनर्गठन हो गया था। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि अगर संविधान में समय समय पर बदलाव होते हैं और कुछ परिस्थिति ऐसी उत्पन्न होती है या राष्ट्रीय आवश्यकताएं ऐसी उत्पन्न होती है, तो उन्हीं के अनुरूप या तो कोई संविधान संशोधन के द्वारा कोई आर्टिकल या भाग जो है वो जोड़ दिया जाता है या हटा दिया जाता है। तो जुड़े भी बहुत सारे हैं, ये तो आपको पता ही है। अनुसूचियां भी जुड़ी है, 11वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, है ना, पहले 8 ही अनुसूचियां थी। इसके अलावा भाग भी जुड़े हैं, है ना। इसके अलावा अनुच्छेद भी जुड़े हैं, कैपिटल ए के, कोई सिंगल ए के, इस तरह से, है ना। तो ये हम कभी विस्तार में पढ़ेंगे क्या क्या जुड़ा है, क्या क्या हटा है। आज के लिए इतना ही गाइज। आई थिंक आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, अगर आप तक पहुंची है तो पक्का लग रही होगी, लेकिन रीच कम मिल रही है चैनल को। तो रीच को बढ़ाने के लिए प्लीज आप इसको लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिए। ठीक है, चाहे आप जो भी देख रहे हो लाइक और कमेंट प्लीज कर दीजिए, ये रिक्वेस्ट है। तो रीच मिलेगी तो थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे और एक मोटिवेशन मिलेगा। और आई होप मैं आपको टू द पॉइंट पढ़ा रही हूँ, कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि जब मैं पढ़ती थी यूट्यूब से या कहीं से भी, तो मुझे बहुत बार लगता था कि यार मैंने तो बहुत टाइम वेस्ट कर दिया इस एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए, इसमें से निकला कुछ नहीं और टाइम ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो, इसीलिए मैं टू द पॉइंट ला रही हूँ। और सारे आर्टिकल्स इसलिए ला रही हूँ जिससे कि आप को ये पता चल सके कि कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है ना। आर्टिकल वैसे मैं बताऊं तो आपको 90% आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके काम आते हैं पॉलिटी में। और आपने पॉलिटी में करना ही क्या है, इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन को आप अच्छे से घोट कर पी लो, तो बाकी के जो करंट इश्यूज है उसको समझने में भी आपको ये बहुत सहायता देंगे। और आप हमेशा टू द पॉइंट इस कॉन्टेक्स्ट में सोच सकते हैं, लिखने की बारी आए तो लिख सकते हैं, है ना। तो अगर और भी कुछ नहीं, तो अगर आपको अपने राइट्स के बारे में, या लो भी कर रहे हो आप, बहुत सारे बच्चे लो भी करते हैं बाद में, उसके लिए भी आपके लिए फ्रूटफुल हो सकती है। इवन अगर आप एक जागरूक नागरिक बनना चाहते हो तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। कोई नौकरी करना चाहते हो तब तो है ही, किसी भी टाइप का आप एग्जाम दे रहे हो तो आर्टिकल 395 तक आपको पता होने चाहिए, इसके भाग पता होने चाहिए, हमारे संविधान के अनुसूचियां पता होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि संविधान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारी लाइफ के लिए भी, और हमारी पढ़ाई के लिए भी, और हमारे फ्यूचर के लिए भी, और हमारे करियर के लिए भी। ठीक है, anyways, so please do like, comment and subscribe, share also. Thank you, tata, bye bye, take care.